बेटा जी स्टार्ट करें अब, ठीक है। सो जिन्होंने करा है उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन मैंने क्या बताया था एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, गेट माय पॉइंट। तो पहले जैसे किसी कोई ऐसे भी जिन्होंने नेट से देख के थोड़ा बहुत हेल्प ली हो, नेट सेल्फ ली है, नेट सेल्फ ली है, ज़्यादा तो नहीं देखा। हाँ, ये ना हो कि देख के तो बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख लिया हो, ऐसा करें। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझते हैं, मैं तुम लोगों को क्या करने के लिए बोला था कि ये जो हमारे पास फ्लो कंट्रोल का चैप्टर था, इस फ्लो कंट्रोल चैप्टर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करके रखी गई है, इसको पढ़ के समझ के हमने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। एक थी स्केल एंड क्यूब कैलकुलेट करने वाली और एक थी मल्टीप्लिकेशन टेबल फिट करने वाली गिवन फॉर्मेट। यही था आपका होमवर्क। अब कईयों ने ऐसा प्रोग्राम बनाए हैं जहाँ पे एक एल्गोरिथम जो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो नहीं होना चाहिए। एक बात समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ ऐसे स्टेप लिखे हैं, इंक्लूड हेडर फाइल्स, गेट माय पॉइंट, स्टार्ट मेन फंक्शन, तो उस पॉइंट पे एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, हर लैंग्वेज में तुम्हें मेन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर लैंग्वेज में हेडर फाइल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए। एल्गोरिथम क्या कहते हैं? कहते हैं बनाओ एक ही, चल वो सब पे जाए, ताकि बार बार उसके अंदर क्या ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। अगर बहुत ही ज़रूरत है फिर जाके एल्गोरिथम के ऊपर क्या कर दो, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दो। बात समझ में आई? बट अगर एक के ऊपर मॉडिफिकेशन करें तो फिर सबके ऊपर करनी पड़ेगी। सबको ये बात समझ में आई? सो एल्गोरिथम का बेसिक टास्क क्या है? तुम एक स्टेप डिफाइन करो, बाकी के बाकी अपने आप होते जाएंगे। और जिस तरीके से जिस पेस पे तुम लोग प्रोग्राम को लिखते हो, एग्जैक्टली उसी पेस के अंदर एल्गोरिथम को लिखना पड़ता है। लूप स्टार्ट करी, लास्ट में उसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। क्या था इसके अंदर रूल कि जो भी एल्गोरिथम्स आप क्रिएट करते हो वो आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एंड होने चाहिए, वो जरूरी होने चाहिए। अगर आपका एल्गोरिथम नहीं होगा बेटा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यही एल्गोरिथम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिपेंड करते हैं। बात समझ में आई? आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना दिया, अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो उस स्टेप को परफॉर्म करेगी, क्योंकि एल्गोरिथम सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। एल्गोरिथम की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ट्री स्ट्रक्चर में होती है। बात समझ में? डीएसए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्होंने कभी ट्री सुने? ट्री सुने है ना? और ट्रीज तो पूरी डीएसए ही ट्री से भरी हुई है। बाइनरी सर्च ट्री, बीएस ट्री, ठीक है जी, एक एडीएल ट्री होता है आपका, सारे ट्रीज, एग्जैक्टली सारे ट्रीज उसी के अंदर भरे होते हैं। और एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? ट्रीज की शेप में होते हैं। गेट माय पॉइंट? ये जो ट्रीज होते हैं, अच्छा जिन्होंने भी डीएसए थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक स्टार्ट कर लेते हैं। जो ट्री स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपकी सारी की सारी फाइल्स को, सारे के सारे प्रोग्राम्स को मेंटेन करने के लिए होता है। दोस्त जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ा हुआ है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्या कोई भी यहाँ पे मेरे को एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दे सकता है ट्रीज की? रियल वर्ल्ड की एग्जांपल जब आपने एक्चुअली में किसी भी चीज में ट्री स्ट्रक्चर देखा होगा, योर डिवाइसेस, एनीथिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी जब आपने वाकई में ट्री स्ट्रक्चर देखा है। हाँ, ये तो होगी रेलवे के अंदर। एक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, एक कोई ऐसे एग्जांपल बताओ जो कि डिवाइस के साथ जुड़ी है, डिवाइसेस के साथ बोलो जरा, कोई ऐसी रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो आपने अपने डिवाइसेस के अंदर देखी है। इनहेरिटेंस किसी बड़े दाम निकल रहे हैं, क्या जाना क्लास बोलो। इसके अलावा सिग्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिग्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम
वर्किंग है हायरार्की। तुम लोग फोन चलाते हो, फोन के अंदर तुम्हारी फाइलें होती हैं, वो कैश में नहीं होती है। बात समझ में आई? वो जो तुम एक डीसी आयरन करना चाहते हो, जहाँ पर इमेजेस होती है, व्हाट्सएप इमेजेस का पूरा फोल्डर होता है, ये सारे क्या होता है पर्टिकुलर फोल्डर में अपने पढ़े हुए जो नहीं पढ़ना आपका फोल्डर होता है। और क्रिएटिव अपनी चीज़ों के लिए तो डिपेंड पड़ेगा तुम कौन सा फोन यूज़ करते हो। तो सबके फोन में एक हायरार्की होती है, दैट इज योर फाइल मैनेजर और समथिंग, गेट माय पॉइंट। तो वो भी तुम्हारा क्या है, वो सारा का सारा एक ट्री स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? इस तरीके की रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को लेके चलोगे। अब जरा चलते हैं, हमने पढ़ लिया था इस फ्लो कंट्रोल के अंदर, तो मैं तुम्हें बता दिया था कि बेसिकली तुम्हें ये 3 चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आइटरेटिव स्टेटमेंट होती है, जंप स्टेटमेंट होती है। सिलेक्शन मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ पे डिसीजन बनते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे एज अ प्रोग्रामर तुमको लग रहा है कि नहीं यार इस पॉइंट पे ना जो मेरा आगे का कोड होगा वो एक डिसीजन क्राइटेरिया के ऊपर चलेगा। अब मेरे एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा बहुत ही बेसिक कही उन्होंने तो मेरी क्लास में इंप्लीमेंट करा होगा कि मैंने क्या बनाना है, क्विज बनाना है। ठीक है, मुझे एक कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे क्विज बनाना है। तो क्विज बनाने के लिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा डेटा इनपुट करेंगे। नाम बताओ, प्लेयर का नाम बताओ, एज बताओ, ये सारी चीजें। अब हमने कहा कि जब एक क्विज है तो उस क्विज को कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे ना जिंदगी में, तो उसको हमेशा गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। अब गेम में क्या होता है, यूजर किसी भी तरीके का इनपुट दे सकता है। गेट माय पॉइंट, उसने तो कीबोर्ड से उसको जो अच्छा लगे उसने इनपुट कर देना है। इन केस अगर तुमने उसको पहले से कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना बताई हो, अगर तुमने उसको बताया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे प्रोग्राम के अंदर, कि अगर तुमने गलती से इसको स्केप से समझते हो ना सब कुछ, जो कीबोर्ड पे स्केप की होती है, कि अगर तुमने स्केप की दबा दी ना या तुमने आगे पीछे कर दिया ना, तो तुम्हारा प्रोग्राम उधर बंद हो जाएगा, तुम्हारी कुछ कोड नहीं कैलकुलेट होगी, डेस्कटॉप तुम्हारा उधर ही बंद हो गया। जब कहीं तुम्हारे एग्जाम होते हैं तो तुम्हें इन्विजिलेटर क्या बोलता है, आगे पीछे नहीं करना, उसको शट डाउन नहीं करना, वरना एग्जाम बंद हो जाएगा। तो वो तुम्हें क्या बताते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। तो मैंने कहा सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे पास क्या होगा, मैं जब एक क्विज बनाऊंगी तो मेरा जितना भी कोड होगा वो एक एज क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड होगा। मैंने इनपुट करवा लिया, मेरा सेकंड टास्क क्या होगा, मेरा सेकंड डिसीजन क्या होगा, मैं यूजर को ये कहूंगी कि अगर तुम्हारी एज 19 से ग्रेटर देन होगी फिर तुम क्विज को आगे कंटिन्यू कर पाओगे, एल्स नहीं कर पाओगे। और इसी के अंदर अगर तो वो एज 20 ले गया, मान लो 19 भी ले गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी अब तुम अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। जब तुम लोग कोई नया नया ऐप भरते हो अपने फोन के अंदर, तो वहां पे भी ऐसा होता है, साइन इन करो, लॉग इन करो, अच्छा लॉग इन साइन इन हो गया, अब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट होंगी तो ऐप चलेगा, वरना नहीं चलेगा, होता है कि नहीं? बात समझ में आई? तो यही चीज हमने करनी होती है अपने छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। बस यही कंसेप्ट है कि जब मुझे पता है मेरे कोड के अंदर क्या चल रहा है, एक डिसीजन क्राइटेरिया चल रहा है। अब जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, छोटे छोटे ब्लॉक जो हम बनाएंगे, वो सारे क्या बनेंगे, डिसीजन बेस्ड चलेंगे। तो वहां पे हम ये सारी डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को लेके चलते हैं। बात सबको समझ में? सो इनमें से तुम्हें क्या मिल जाता है, सिंपल एक नेस्टेड इफ और एक इफ एल्स इफ। यानी कि सिंपल इफ नाम से ले रहा है, सिंपल इफ का मतलब क्या होता है वैसे, रियल वर्ल्ड में अगर अगर ये ट्रू हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इफ में ये नहीं कह सकते कि अगली स्टेटमेंट होगी, अगली जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। देयर इज नथिंग, इफ के अंदर कोई एल्स नहीं होता। बात सबको समझ में आई? अगर हम इसको थोड़ा सा इसके सिंटेक्स के अंदर देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इफ उसकी कंडीशन, उसके बाद एक फ्लो, उसकी स्टेटमेंट, और इसका फ्लो एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा। कंडीशन आएगी सबसे पहले, यहाँ पे क्या होगा, एट दिस मोमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर क्या होगी, कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक चल जाएगा, और अगर मान लो ये ट्रू होगी तब भी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी ही चलनी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो चलनी ही चलनी है। क्यों चलनी है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है रीजन क्या है कि चलनी ही चलनी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यों चलेगी? क्योंकि वो किसी ब्लॉक में नहीं है। इट कुड बी अनदर रीजन, हां बिल्कुल सही, इसका वो सेकंड रीजन फ्लो। मैंने क्या बताया था, एल्गोरिथम कैसे चलते हैं,
एल्गोरिथम कैसे चलेगा, पहले स्टेप से शुरू होगा, लास्ट स्टेप तक चलेगा। और हर प्रोग्रामिंग कैसे चलती है, वो टॉप से स्टार्ट होके बॉटम तक आती है। और जब अगर मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा भी होता है कि जो फ्लो होता है वो बॉटम टू टॉप होता है। कौन से लैंग्वेजेस में होता है? इसके अलावा जावा में भी होता है। जावा में जो फ्लो होता है बॉटम टू टॉप होता है। इसका मतलब क्या कहने का, एक चीज याद रखना, टेक्निकली जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर या इंटरप्रेटर अपना फ्लो चेंज करता है कहाँ से, बॉटम अप, तो उस सिचुएशन को ओवरहेड सिचुएशन कहा जाता है, जिसको एल्गोरिथम की भाषा में बिग ओ नोटेशन से डिनोट किया जाता है। ये एल्गोरिथम्स की नोटेशन होती है। अरे तुम्हें कैसे पता कि एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है? मान लो मैंने अपनी टीम बनाई, मैंने टीम के अंदर 5 बंदे खड़े कर दिए, पांचों को मैंने बोला तुमने एक एल्गोरिथम बनाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल के ऊपर। सबने अच्छा बना दिया, और कहीं ना कहीं कुछ के स्टेप सबने क्या किया, 5 स्टेप ने इसको कर दिया। अब 5 के अंदर भी कोई डिफरेंस होगा, कईयों ने बहुत बड़ी लाइनें लिखी होगी, कईयों ने डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा होगा, कईयों ने लिखा ही इस तरीके से होता है कि 5 स्टेप में सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं कंपेयर ऐसे करूँ, जो एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसका मतलब क्या है, वही बेस्ट है। बात समझ में आई? और सबसे ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगी ये डिसीजन मेकिंग स्टेट में, लूप से भी ज़्यादा, ब्रांचिंग से भी ज़्यादा तुम्हें ये डिसीजन मेकिंग स्टेट में हेल्प करती है एक अच्छा एल्गोरिथम मेंटेन करने के लिए। बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? चलो, आई होप कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सबको क्लियर हो चुका होगा कि अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो इफ का ब्लॉक ही सिर्फ स्किप होगा, बाकी तुम्हारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो चलती जाएगी। अब एक छोटा सा प्रोग्राम था जावा के अंदर, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 वेरिएबल्स है। ये चीजें क्या है, ये स्ट्रक्चर होगी जावा के लिए। अभी ये भूल जाओ क्या जावा होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी के लिए सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ध्यान दो, इनको भी भूल जाओ, ठीक है? सर हमें 2 चीजें देखनी है, एक क्या है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को एक वैल्यू दी हुई है, और जब आपको कुछ ऐसी चीज नजर में आई तो वो जो आइडेंटिफायर होगा वो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर क्या डाली जाती है, एक वैल्यू डाली जाती है। अब सबको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई डेसिमल तो है नहीं, तो ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ये कोई टेक्स्ट भी नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटीजर नंबर है। अब हमने सिंपल सा लॉजिक कहा, इफ अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दो, वरना नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कर दो, प्रोग्राम टर्मिनेट्स। अगर इसका एल्गोरिथम सोचा अपने दिमाग में, तुम क्या बनाएंगे कि हमें सबसे पहले कुछ इंक्लूड करवाना होगा। गेट माय पॉइंट? इसको भूल जाओ अगर ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुमने एक कोड बनाना है जो कि इसको आइडेंटिफाई करे, एग्जाम्प्लीफाई करे, तो तुमने ऊपर इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखनी होगी, एल्स नहीं लिखनी। बात समझ में आई? कोशिश तो यही करो कि जब भी अगर तुमसे ये क्वेश्चन आ जाए कि बिना प्रोग्रामिंग लिखे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व करो, तो उसका एक ही मतलब बनता है कि वो एल्गोरिथम्स ही आने हैं। और ट्राई करो कि एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से लिखो कि वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर डिपेंड ना पड़े। और अगर तुमसे कोई ये चीज पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो कि एल्गोरिथम कौन से होने चाहिए, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी लैंग्वेज के ऊपर वो डिपेंड नहीं पड़ने चाहिए। बात समझ में आई? तभी तो चीज की एफिशिएंसी का पता चलेगा, क्या वो हर एक के साथ कोऑपरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्लियर विद एवरीवन? चलो, ये सब सबको समझ में आ गया। डिक्लेयर करो, क्या वेरिएबल करो। अब यहाँ पे डिक्लेयर तुमने करे नहीं, डिक्लेरेशन आप तब बोलते हो जब आप यूजर इनपुट लेते हो। मैंने यूजर इनपुट नहीं लिया, मैंने ये किया, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियल वैल्यू देनी मीन्स द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? एंड देन वैल्यू देके अब इफ की कंडीशन चला लो। नाउ स्टार्ट इफ, और इफ के अंदर क्या करो, चेक करो क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर इफ है, यस है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट चलाओ, वरना आप क्या कर दो, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मान लो कभी लिखी नहीं होती तो फिर कभी चलनी नहीं। अगर आप फ्रॉम यहाँ से यहाँ प्रोग्राम शुरू करते हो तो उसको पता है कि इस लाइन के बाद यही आनी है, इसके बाद ब्लॉक तो आना ही आना है। और अगर आपने मान लो ये 2 स्टेटमेंट इकट्ठी लिखनी होती, और अगर आपने ब्लॉक नहीं डाला होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। ब्लॉक तो जरूरी है। सी प्लस प्लस और कई लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं?
मतलब क्यों, हमने क्यों बनाना है? एनीवन, ब्लॉक क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं ब्लॉक? अपने बॉडी कंडीशन देने के लिए। Would be a reason, but not exactly. सिंपल सा लॉजिक है यार, कि अगर तुम इसको भी इसके अंदर डाल दो, इसका एक ब्लॉक होगा तभी ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वरना ये तो कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अगर ये ब्लॉक ही नहीं है तो फिर ये कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अगर उनको थोड़ा सा पाइथन का ध्यान है, वो कहेंगे इसका तो ब्लॉक नहीं होता है पाइथन के अंदर ब्लॉक। क्या ब्लॉक जैसी कोई चीज होती है? क्या होती है? इंडेंटेशन। तो वहां पे स्पेसेस का एरर नहीं आता? जब तुम लोग बिना मर्जी से जो मर्जी स्पेस डालते जाओ तो वहां पे एरर नहीं आते? ऑफ कोर्स आते हैं। वो कहते हैं जहां पे स्पेसेस डिफाइन है आप उसे पूरा स्पेस डालनी है, एल्स आप कहीं और जगह स्पेस नहीं डाल सकते। यही काम बाकी के अंदर ब्लॉक का है। आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट इधर आनी है या फिर ये स्टेटमेंट इधर आनी है, तब आपको ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा था, मेरा सारा कोड एक एज क्राइटेरिया के ऊपर क्या पड़ेगा, डिपेंड पड़ेगा। मान लो कम से कम भी मेरे पास 8,000 लाइन का कोड है। 8,000 में से जो 4,000 लाइन है ना, वो मेरी एज क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है। अब उसके लिए तो मेरे को ब्लॉक बनाना पड़ेगा ना, तभी तो आइडेंटिफाई होगा। अगर एज 18 से ऊपर है तो आगे चलो, एल्स के अंदर क्या करो, तुम्हें एरर शो हो जाए, यू आर नॉट एलिजिबल। शो तो हो कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सीधा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तुमने नंबर डाला, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्या तुम्हें रिस्पॉन्स मिला प्रोग्राम से? इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्राम फेल हो जाता है। एक अच्छा एल्गोरिथम या फिर एक अच्छा प्रोग्राम तो वही है ना जो यूजर को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। अगर इसकी जगह क्या हो जाता है, ए ग्रेटेस्ट है, अगर ये बड़ा हुआ एल्स में क्या आना चाहिए, बी प्रिंट होके आना चाहिए ना। तो हमें क्या समझ में आया, इफ स्टेटमेंट बड़े सारे केस में क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं। अगर ये चला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सही। तो यही काम इसी के अंदर है, लास्ट में विजिबल है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होती देखने में। ठीक है, हमने कहा अगर ये बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, एल्स में क्या होगा, बी प्रिंट होगा। और जो भी है लास्ट में एक चीज तो प्रिंट होगी, उसी के बाद ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, वरना प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। This example to learn more about the learning कि actually प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है और उसको बंद कहाँ से करना है। बात समझ में आई सबको? क्लियर है everyone? कोई डाउट है इसको तो प्लीज बताओ। Anyone? No one? चलो, अब ये इस तरीके से हो गया हमारा इफ और इफ एल्स। तो एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, लगातार चलती रहे, लूप थोड़ा चला रहे। एक इफ एल्स होगी, उसके अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर मल्टीपल इफ एल्स चलाते हैं। कितने चलाते हैं, इससे भी कम से कम 3 तरीके के सिंटेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब पहला सिंटेक्स क्या होगा, अगर सबको विजिबल है, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही देखने में किसी को। अगर पहली चीज मान के चले तो ये क्या होगा, ये इफ का ब्लॉक होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, और ये एल्स का ब्लॉक होगा। तो पहला मेथड क्या था, नेस्टिंग इन इफ ब्लॉक कर दो, कि ये इफ स्टेटमेंट है यहाँ तक और उसके अंदर एक और इफ एल्स लगा लो, तो ये क्या हो जाएगी, नेस्टिंग इन इफ ब्लॉक हो जाएगी। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है, आई होप गेस कर पाओगे। ये इफ मेथड है और उसके अंदर क्या है, ये एल्स मेथड है। अब क्या करो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेस्टिंग परफॉर्म कर दो। सेकंड, फर्स्ट मेथड क्या था, नेस्टिंग इन इफ स्टेटमेंट, सेकंड क्या था, नेस्टिंग इन एल्स स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर नेस्टिंग करो, तुम्हारी मर्जी, जितना मर्जी नेस्टिंग करो। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट? चलो, तो अब हमारा से इतना से ये प्रोग्राम है। एंड नेक्स्ट इफ एल्स लैडर। अब ये कुछ ऐसा कुछ इंडेक्स सा देख पा रही हो, इसका एक फ्लो सा देख पा रहे हो। ये बेसिकली किसके लिए होती है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए होती है। ठीक है,
अगर हम जरा इसके अंदर देखें, इस तरह से सबको समझ में आ गई ना। अब अगर हम जरा इसको देखें तो ये चलेगा कैसे? इट वुड बी समथिंग लाइक, सबसे पहले इसको स्टार्ट कर दो। अगर क्या होगी, जरा सिंटेक्स को ध्यान से देखना, मैं पहली वाली एग्जांपल ले रही हूँ। ये मिल गई। नहीं चलो थर्ड वाले में ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मिल गया थर्ड एग्जाम्पल। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे इफ ट्रू होती है तो फिर इसके अंदर किस चलेगी, वरना ये बाहर चल जाएगा। और अगर ये इसके अंदर ब्लॉक आया तो फिर इसके अंदर की फर्स्ट चलेगी। मतलब अगर एक चीज चलेगी तो फिर दूसरी चीज चलेगी। अगर मैं यहाँ में लिख दूँ इस वाली के अंदर एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो आगे चल जाएगी। अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो यहाँ पे करके मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। इससे बनेगी ना वो सारी सारी, ऐसे बनेगी सारी कंडीशन। पहले एज क्राइटेरिया जज करवा लो, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवा लो, नहीं होगा तो उसको एल्स में डालो। बात समझ में आ गई? ऐसे ही काम कर सकते हैं। एज ग्रेटर देन 18 करवा ली, अब उसको बोलो अपना पासवर्ड दो, अपना यूजर नेम दो। अगर वो चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो तुम वापस जाओ। बात सबको समझ में आई? यही होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर भी। मतलब ये डिफरेंस ऐसी चीजें हैं ना, तुम प्रोग्रामिंग में करो तब भी सेम है, तुम वेब डेवलपमेंट में करो तब भी सेम है। ये हर जगह चीजें सेम है, करने के तरीके भी सेम है, कहीं ना कहीं लिखने का फर्क पड़ जाएगा। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? अगर हम एज ए फ्लैटर के अंदर चले तो ये हमें एक ऐसी एक्सेप्शनल लुक मिल जाती है, सॉरी एक्सेप्शनल स्टेटमेंट मिल जाती है, जहाँ पे क्या होगा, एक चीज चला लो अब दूसरी चीज चला लो, डिपेंडेंसी नहीं है। अगर पहली चीज चल गई ठीक है, नहीं चली तो उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, सारी की सारी कंडीशन ही होंगी। बात समझ में आई सबको? जैसे हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, बड़ा लोग को पता नहीं होगा कि ये आगे कहता है नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो नंबर करना होता है। तो एवरेज सब कर सकते हैं। अगर नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो नंबर पॉजिटिव है, वरना वो क्या है, नेगेटिव है। और अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या है, वो जीरो है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो। अब जरा हम मेन काम के अंदर चलते हैं, दैट वुड बी आर लूप्स। लूप्स ही प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लूप मतलब समझते हो सभी, क्या होता है, रिपीटिशन होती है, आइट्रेशन होती है। कोड के अंदर कब चाहिए, जब पता है यार एक चीज तो बार बार चलने ही चलनी है। बात समझ में आई? जैसे कि मान लो आपने 3 चांस देने हैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, कि तुम 3 बार चेक कर लो कि क्या तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। 3 बार चल गया ठीक है, फोर्थ बार उसको बोलो नहीं अब पासवर्ड लॉक हो गया, अब नहीं चल रहा। होता है ना ऐसे, कई बार ओटीपी लॉक हो जाते हैं, तुम 10 से 12 बार उसको करोगे तो ओटीपी लॉक हो जाएगा। वो क्या होती है, वो कंडीशन से नहीं होती है, और क्या होता है, लेकिन यार ये सारे लूप के अंदर लिख के एक प्रॉपर लूप लगाई जाती है, उस लूप के अंदर कंडीशन लगाई जाती है। सबको ये बात समझ में आई? चलो, लूप भी बेसिकली आपकी 3 तरीके की आपको मिल जाती है। एक होती है वाइल, एक होती है डू वाइल, एक होती है फोर लूप। बस समझ में, काम तीनों के सेम ही है, लेकिन जो आपकी फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल, तीनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। कोई डिफाइन कर सकता है लूप को वैसे? एनीवन जिन्होंने लूप्स पढ़ी हो, डिफाइन करो जरा। हाँ, इसके अलावा दूसरी तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है, कोई करेक्ट आंसर बताओ। दो तरीके की कौन कौन सी? बताओ, एंट्री का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब क्या होता है? हाँ, इसमें कंडीशन पहले चेक होती है और बाद में क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। एग्जिट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंट्री कंट्रोल लूप, जिसका नाम है क्या है, एंट्री। अब जरा ऊपर चल के देखते हैं। एज अ डायग्राम सेज, सबसे पहले जब कंडीशन चलेगी तो कंडीशन ही चलेगी, उसका ना लूप बॉडी वाला काम नहीं है। जब कंडीशन चलेगी तो ये चेक होगा कि वो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू होगी तो लूप बॉडी चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, बाहर चल जाएगा। लेकिन ये भी है, अगर वो ट्रू हुई तो वो वापस कंडीशन में आ जाएगी।
बस ये इसके अंदर थोड़ा सा काम चेंज हो रहा है। जितने बार भी ट्रू होएगी वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इसके अंदर एक चीज तो समझ में है कि लूप का फॉल्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो फॉल्स नहीं आएगी तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आई? मान लो जो लूप है वो चली जा रही है, तो जो बार बार लूप चली जा रही है उस स्टेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट होगा ना जो फिक्स होता है, इनफाइनाइट वो क्या होता है जो डिस्टेंस नहीं है, जो फिक्स नहीं है, राइट? इनफाइनाइट लूप। अब कईयों ने इनफाइनाइट लूप थोड़ी पढ़ी होगी, तो इनको लगता है रिकर्जन पढ़ा होगा। गेट माय पॉइंट? इससे मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर इनफाइनाइट लूप चली जा रही है चली जा रही चली जा रही कंटिन्यूसली चली जा रही है, तो कंप्यूटर पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेमोरी में क्या फर्क हो रहा है? कैसे? स्पेस कौन शेयर कर रही है? एंड देन जिसको लगता है वो बेटर एक्सप्लेन कर सकेगा, है कोई? बोला करो। ओवरफ्लो? क्या ओवरफ्लो? इसके अलावा एक वर्ड में बोला करो, सबको एक्सप्लेन करा करो क्या चीज़ है। क्रैश हो जाएगी डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट क्रैश हो जाओ। क्या क्रैश होगा? मेमोरी क्रैश होगी। मैं कहती हूँ सिस्टम ही क्रैश ना होगा, क्रैश तो कोई वर्ड ही नहीं है। इसको क्रैशिंग नहीं बोलते, इसको ओवरफ्लो कहते हैं। इसको क्रैशिंग नहीं कहते, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। चाहे जितना मर्जी आपका सिस्टम हो जाए, ये काम ओवरफ्लो से होता है, क्रैश से नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? क्रैश तब होता है जब आपका जो काम चल रहा है वो बीच में रुक जाए, ट्रांजैक्शन जब बीच में रुक जाए तो उसको आप सिस्टम क्रैशिंग कहते हैं। अब मैंने ये समझाया तुम लोगों को कि शायद इस बात से नहीं प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था। सिंपल सा लॉजिक क्या है? अच्छा एक चीज और, ये जितना भी काम चलाएगा वो करेगा कौन? जितना प्रोसेस चल रहा है एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? यूजर बैठा है कंप्यूटर के अंदर। तो फिर हाँ, जो कोड लिखता है प्रोग्रामर क्या करेगा? उसको तो नहीं कुछ भी हो रहा, उसने कोड लिख दिया, उसने अपने समझदारी से इनफाइनाइट लूप चला दी। अब इस जब उसने इनफाइनाइट लूप चला दी, अब क्या हो रहा है? बैकएंड में जो मेमोरी है वो बेचारी क्या हो रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है? कौन एग्जीक्यूशन कर रहा है इसकी? सीपीयू है। सीपीयू बड़ा है कंपाइलर? दोनों में से पहले कौन आया, कंपाइलर का सीपीयू? तो मैं एक चीज समझ ली कि ये जो सीपीयू होगा सबसे ज्यादा क्या है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि तुम लूप चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो, अरे जो बाकी सिस्टम वेट कर रहे हैं, बाकी प्रोसेसेस जो वेट कर रहे हैं, उनको तो कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है, आपका जो सीपीयू होता है, वो ठीक से चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा होता। क्लियर विद एवरीवन? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट आ गया जिसके अंदर हम शिफ्ट कर लेंगे। पहली चीज हमने एक चीज समझ ली कि जब हमारे पास ये जो लूप्स है वो इनफाइनाइट सेट हो गई है, तो नंबर का रीजन क्या होगा? सीपीयू का टाइम वेस्ट होगा। और क्या हो रहा है, हर बार जो वेरिएबल है वो इंक्रीज नहीं होता होगा, कहीं ना कोई तो कोई लॉजिक होगा जहाँ पे लोग चली जा रही है चली जा रही चली जा रही है, मतलब जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाइड ठीक से होगी। वो जो लूप होगी वो कभी भी फॉल्स नहीं हो रही होगी, इसका मतलब वो ब्लॉक चलेगा। अब जब भी वो ब्लॉक चलेगा, वो हो सकता है कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म करे, हो सकता है कुछ चीज प्रिंट करवा रहा होगा, तो वो प्रिंट करवाता ही जाएगा। अब जहां पे वो प्रिंट करवा रहा होगा, जहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, वो क्या होगा, वो सारी मेमोरी भरता रहेगा। जिस वेरिएबल को सिर्फ एक बिट चाहिए थी, अब वो पूरी बाइट ले जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसको क्या चाहिए था, पूरी क्यू में से एक छोटी सी बिट चाहिए थी, अब वो सारी क्यू ले जाएगा। ये थोड़ा ना काम करना है। तो मेमोरी में ये चेंजेस हो रहे होते हैं। क्लियर विद एवरीवन? सबको ये चीजें समझ में आई है? सो ये था आपका एक लूप। अब इसके बाद जरा एग्जिट के अंदर चले, सॉरी एंट्री के अंदर आपको दो मिल जाएंगे, 4 रो भी मिल जाएंगे और
वाइल लूप भी मिल जाएगी। एंड दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कॉमन डिफरेंस होगा जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ लोगे। सो बेसिकली अगर बात करें हम सबसे पहले फॉर लूप की, तो मैं तुम लोगों को जो एल्गोरिथम दिए थे अब जरा उसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो मेनली सबने क्या लिखा होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था तुम लोगों का, इनपुट द वेरिएबल्स था ना, इनपुट नंबर करने के लिए। जो फर्स्ट था मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए जो पहला स्टेप क्या था, यूजर इनपुट करवाने के लिए, वो हो गया सबका। अब सेकंड स्टेप क्या था, अगर मैं, हाँ जी, इनिशियलाइज करना किसको, वो इनिशियलाइज वेरिएबल होते हैं, लूप इनिशियलाइज नहीं होती। वो लोग क्या इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल तो हमने ले लिए, बोलते जाओ, मान लो मैं साथ साथ में लिख रही हूँ। क्या होगा इसको, चलो मान लो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो यूजर इनपुट करवा रहा है, ठीक है। अब क्या लिखें, यूजर इनपुट के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर यही मान लो मैंने किसी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा होता, मैंने लिखा सपोज जो इंट ए है वो क्या है, मान लो वो 4 है, डन। अब इसको इनिशियलाइज समझो, डिक्लेरेशन समझो, बात एक ही होगी। अब इसके अंदर बात क्या कर दे, फोर लूप स्टार्ट करें। मान लो मैंने फोर लूप के अंदर ऐसा काम करना है, मैंने कहा पहले एक मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप वेरिएबल लेना पड़ेगा। लूप वेरिएबल क्या चीज होती है, वेरिएबल तो समझ में आ गया, लूप वेरिएबल क्या होता है ये बताओ। क्या, नो, वो इटरेटिव है। ऐसा वेरिएबल जो आप एक लूप कंडीशन के अंदर यूज करते हो उसको लूप वेरिएबल कहते हो। वेरिएबल तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, जिसको आपने कंडीशन के अंदर यूज करा है ना उसको लूप वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आई। एंड एंड ऑफ द डे आपकी जो स्टेट होगा, आपकी जो इटरेशन होगी, वही लूप वेरिएबल चेंज करेगा, फिर चेंज भी हो सकता है। बात समझ में आई। सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामिंग। सो हमने कहा एक बेसिक सा, ये मेरे पास एक मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर ली है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे मान लो प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अरे वाह, पूरी पहली क्लास की ना, मतलब तुम्हारी पहली क्लास है, बाकी तीसरी है, चौथी क्लास है। अब मान लो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट देना है कि जो 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू कितना, 4। तो वही हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, मान लो डबल कोट्स के अंदर। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, तुम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो क्या हो जाएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि जो भी मान लो मेरे पास ए है, मैंने ए को सेंड कराया ना 4, तो जो भी मेरे पास ए होगा, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ए, और अगर मैं डाल दूँ कॉमा, ये मत पूछो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, बस ऐसा होता है। मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर ए, फिर मैं लिख दिया कॉमा। अब क्या लिखे, कि गलत लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे ए। अब ए की वैल्यू प्रिंट होगी। डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है, और जब वेरिएबल विदाउट डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। क्लियर विद एवरीवन। दोबारा रिपीट करो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसे करके ए लिखा होता तो मुझे ए ही प्रिंट हो जाना था, लेकिन अगर मैंने प्रिंट के अंदर डायरेक्ट ए लिखा है तो अब इसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट होगी। बात समझ में, ए लिख दिया, अब क्या प्रिंट करें, ये जो एक्स है उसको लिख दे। अब फिर से कॉमा डाल के क्या लिखना है, आई लिख दिया, क्योंकि वही है जो चलेगा कितने बार, 10 तक चलेगा, और टेबल में 10 तक ही चाहिए। एंड यहाँ पे अब क्या करें, आई प्रिंट कर दिया, अब क्या, इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू ऐसे करके प्रिंट कर देंगे। अब ए इंटू आई हो जाएगा सर काम। और क्या इससे मेरा एक प्रोग्राम ठीक ढंग से प्रिंट हो जाएगा, क्या ये चल जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, देख के चलो इसके अंदर क्या चीज़ है क्या गलती है।
एंड नहीं किया, ये तो प्रोग्राम था, इसके अंदर तो एंड हो ही गया। तो फिर क्या गलती क्या है प्रोग्राम के अंदर? कोई गलती तो है, क्योंकि जब ये प्रिंट करेगा ना तो ये प्रॉब्लम करेगा। कोई गलती तो है, क्या गलती है? 11 टाइम प्रिंट होगा, वो कैसे? 0 से स्टार्ट करके लेस देन इज इक्वल्स टू आपने लिखा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हमें कोड के अंदर क्या करनी है, बड़े ध्यान से रखनी है। यही मैं पॉइंट, हम तो सोच के चल जाएंगे नहीं यार, लूप एक ऐसी चीज है जो मेरे को परफेक्ट तरीके से लगानी आती है। और जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि आई से स्टार्ट करने पे और लेस देन इज इक्वल्स टू लिखने पे क्या फर्क पड़ेगा, नो यू आर नॉट अ गुड प्रोग्रामर। बात समझ में आई? तो मुझे इसको कैसे ठीक करना पड़ेगा? आई की वैल्यू 1 करके, बस यही ऑप्शन था। तो फिर मुझे स्टार्ट, फिर तो वो नॉर्मल प्रिंट होगा कि नहीं? कैलकुलेट करो अच्छे से। अगर 0 लगा के लेस देन इज इक्वल टू डाले तो भी तो काम चल ही जाएगा। 0 से क्या होता है, एक इटरेशन वखरी प्रिंट होती है। बात समझ में आए? तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब ये तुम्हारे सामने मैंने प्रोग्राम लिख दिया, अब मुझे इसका एल्गोरिथम लिखाओ। तो पहला स्टेप हमने क्या करा था, यूजर इनपुट कर दिया था। अब सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, अब बताओ? सेकंड स्टेप में ऐसा होना चाहिए, स्टार्ट करो, स्टार्ट द लूप। लूप यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब बताओ कि उसका एक्सप्रेशन क्या है जो किसी स्टेप के अंदर नहीं आएगा। बात समझे? हमने लिख तो दिया कि स्टार्ट करो लूप, अब जो लूप का एक्सप्रेशन होगा उसको डिफाइन करो कि लूप का एक्सप्रेशन क्या है। अब बताओ कौन सी लूप यूज करनी है, उसको ब्रैकेट में बताओ, यूज फॉर लूप। एक एक चीज लिखनी है, कुछ भी मिसिंग नहीं करना है इसके अंदर, यूज फॉर लूप। अब इसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक्सप्रेशन कैसे? इनिशियलाइज करने के लिए उसको लिखना पड़ेगा कि जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। डन। इसके अलावा कंडीशन देनी पड़ेगी, तो उसको दो फिर कंडीशन। कंडीशन भी यहाँ पे आ गई। अब कंडीशन में ये डिफाइन करो, प्रॉपर लिखना है। आप लिखते हो आई को लेस देन 10 तक चलाओ, ये लिखो ना कि लूप वेरिएबल आई को 10 तक चलाओ। बात समझ में आई? अब बताओ फोर्थ स्टेप में क्या करें? अब क्या करना है, कंडीशन चल गई, उसके बाद क्या करें, अपडेट करो। ये नहीं लिखना है कि इंक्रीमेंट करना है, ये करना है कि अपडेट करना है। प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेजेस का हमने यूज करना है। हाँ वो बात ठीक है कि एल्गोरिथम बहुत सिंपल होने चाहिए, इतने भी सिंपल नहीं होने चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग को माने ही ना। क्लियर विद एवरीवन? चलो अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, स्टेटमेंट क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे लिख दो कि जो भी तुम्हारी स्टेटमेंट होगी उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। एंड यहाँ पे जो जितने स्टेप है ना स्टेटमेंट प्रिंट करवाने वाले के, लूप को एंड तक चलाने वाले, वो कोई मैंने बहुत ही अच्छे लिखे हैं। इतना हो गया। इसके बाद सिक्स स्टेप में क्या करें, इसके बाद लूप टर्मिनेट कर दो, होगा तुम्हारा काम। जब तुमने लिख ही दिया वहां पे कि अपना जो वेरिएबल है उसको क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ, तो लूप प्रिंट होगी, वहां पे सारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब उसको क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। डन। बस इतना ही काम। बस यहाँ पे जब तुम कंडीशन देते हो ना, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे मॉनिटर करने की जरूरत है। उसको ब्रैकेट में डिफाइन कर दो कि पहले ये चेक करो, एक्सप्लेन करना पड़ता है एल्गोरिथम में, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कमेंट्स डाल के कि अगर ये चीज ऐसे चल गई मतलब क्या, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये आगे चलेगा, एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो हमने वो स्टेप मिस कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेप के अंदर, अगर तुम्हारी फोर्थ में क्या आएगा, अगर जो तुम्हारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, इज इक्वल्स टू क्या होगी, ट्रू होगी। रुको स्पेलिंग गलत, ट्रू होगी तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रुको जरा, यहाँ पे रिपीट होना चाहिए स्टेप। कहाँ से रिपीट करो, स्टेप 3 से लेके मान लो 8 तक, ये तुम्हारे स्टेप रिपीट होंगे।
जहाँ पे कंडीशन स्टार्ट होगी और जहाँ पे लूप क्या होगी, टर्मिनेट होगी। बात समझ में आई? और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स के अंदर क्या होगा, ये सॉरी मैंने 6 नंबर डाल दी, इसके अंदर वैसे आएगा नहीं, जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाद नंबर आएगा नहीं, जस्ट वो नंबरिंग पड़ गई थी। एल्स के अंदर क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पे एग्जिट लिखना पड़ेगा। ये होता है प्रॉपर एल्गोरिथम। कि तुम लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, तुमने लूप स्टार्ट कर दिया, तुमने ये बता दिया कि प्रिंट करना है। जो चीजें नहीं हो सकती, उसमें क्या हो सकता है, कंडीशन में हो जाए, पहले भी फॉल्स हो जाए, उस टाइम में एग्जिट होगा। तो ये एक एक स्टेप एग्जिट एल्स ये सारी बनानी पड़ती है। तो आ गया लूप के अंदर भी डिसीजन मेकिंग का रोल आ गया। बात समझ में आई? ये होता है परफेक्ट एल्गोरिथम, जिसमें तुम जितना चाहो शॉर्ट करके लिखो तुम्हारे लिए उतना बेटर है। वो बात अलग है कि एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरत पड़े तो एल्गोरिथम में जो लाइन लिखते हो ना वो बहुत बड़ी हो सकती है। ये जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जरूरी कि जो एल्गोरिथम आप लिखते हो उसको बहुत ही छोटा ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतने प्रिसाइज चीजों में रह जाओगे फिर तो एल्गोरिथम लिख ही नहीं पाओगे। क्लियर कर जाती है बात समझ पाई सबको? सो ये यहाँ पे कहने का मतलब है, इसको नोट करो जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया। कौन सा लूप वाला? ये लो, छोटा सा प्रोग्राम भी, इसको भी लिख लो। आगे क्या क्या करेंगे? मैं एप्लीकेशन ओके का अप्लाई करूँ तो लैपटॉप कितनी तक के चुके हैं, बस कर लिए हुए। हाँ जिस और किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन? नो वन? अब ये जो स्केल एंड क्यू वाला था ना वो तुम लोग को करके लेके आओगे कल, और उस तरीके से होना चाहिए एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन में। प्रॉपर कमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए कि यहाँ से चीज ऐसी चल रही है, नहीं होगी तो उसको वापस भेजो। क्या है? चलो।
एग्जैक्ट, हाँ नहीं, एल्स के बाद है वो, कोई स्टेप नहीं है, वो फिफ्थ के बाद ही है। सिक्स पे नथिंग, वो जो स्टेप है जो तुम्हारा सेवन पे उसको सिक्स में डाल दो। जो कम से कम तुमने 4 से 5 स्टेप में बता दिया, वो 9 पे चला गया स्टेप। जिनका ये कंप्लीट हो गया ना, वो स्केयर एंड क्यूब अभी लेफ्ट हैंड करके दिखाओ, स्केयर एंड क्यूब राइट नाउ। चलो कल पेन ट्रांसफर है, कल रहेगा मुश्किल। मैं कह रही हूँ लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। अगर हर लैंग्वेज में सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं, बट अगर पूछा गया कि आपको इसको फंक्शन स्टार्ट करना है। और नहीं नहीं लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। एक और कुछ ऐसा लिखोगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर चल जाएगा।
नहीं वो उस पर भी काम चल रहा है। जिनसे रहता वो किसी का है और जिनका गलत है वो दोबारा ठीक करो उसके बाद क्या मिस्टेक करी है। कईयों ने मेरे ने इधर से कॉपी पेस्ट ही करा है बेटा आवाज में, कईयों ने तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा है सारा स्टेप। उसको चेक करो तुमने क्या वहाँ पे मिस्टेक करी है। जब तुम एक्सप्रेशन बताओगे नहीं कि स्क्वायर कैसे कैलकुलेट हुआ और क्यूब कैसे कैलकुलेट हुआ तो प्रोग्राम में फेल है। बात समझ में आई? सोचो कैसे एक्सप्रेशन बना है। 5 मिनट में और दे रही हूँ फिर इसको कंप्लीट करो ठीक है।
दे मोमो प्रिंट थोड़ी करना, छट दे मोमो। इसको जल्दी करके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करवाना। नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो जो फ्री बैठ के है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अपना टॉपिक तैयार रखो, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, टॉपिक तैयार करो, इनका पिछला हो गया। हो गया कि नहीं?
अच्छा नेक्स्ट स्टेप हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। लिसन अप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब किसको इन्फॉर्मेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जितना ज्ञान है निकाल दो सारा, बताओ कि कितनी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें, क्या जानते हैं तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये बताओ। वो लोग हालांकि रोज यूज करते हो, एक एक मिनट में यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ सही है क्या? सबको देख रही हूँ मैं, बोलो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? कुछ नहीं आता बोलो क्या? एक चीज तो सिंपलिफिकेशन है, इससे सिंपल लाइन में हो ही नहीं सकती। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, सबसे सिंपलेस्ट है, एक ही लाइन में याद करो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है? अब जरा एक्सप्लेन भी करो। इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, बट हाउ? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जितने इंफॉर्मेशन है सभी बताओ। बोलते जाओ। कोई है एनीवन एल्स जो थोड़ा बेटर बता सकता है? और मैंने जाना इमेजेस चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ इमेजेस चाहिए। मैं कहनी गीक को गीक से रटिया हुआ है पूरी तरह है। मेरे को इमेज चाहिए, एक अच्छी से मिल जाए तो। मेरे को इमेज चाहिए, इमेज इमेज। बोलो कितना जानते हो तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? मैनेज करते हैं किसको? रिसोर्सेज को? कैसे? कैसे? पहले याद कर ले, रट्टा मार ले पहले। हाँ जी बोलो। किसी को पता ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कोई एग्जाम्पल नहीं दी, कोई वर्किंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं। हाँ आने दो, बस आने दो, सारे कीवर्ड्स आने दो, बोलो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज ठीक है, फिर VSL भी होता है, WSL भी होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। अच्छा लिसन, अब चलो चलो बात सुनो। आपने एक चीज तो बोल दी कि मेरे पास क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक ओएस होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस बोल देते हैं। तो मान लो ये यहाँ भी होगा यूजर, और यहाँ भी होगा क्या, हार्डवेयर होगा, ठीक है। उस दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरफेस होगा। बट एक्चुअली हमने बोल दिया कि दोनों के बीच में इंटरफेस है, इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हें कोई भी काम करना होता है, तुम किस पे करते हो? तुम्हें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, कैसे करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करते हो तुम लोग। हाँ
सॉफ्टवेयर मतलब क्या चीज समझ में आई? काम तो हार्डवेयर में करना है, काम करना हार्डवेयर में है, करवाना किसने है? सॉफ्टवेयर से। सो सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम लोग हार्डवेयर तक पहुंचते हो, क्योंकि तुम डायरेक्ट सीपीयू को बोलोगे मेरा काम कर दे, वो नहीं करेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, आएगी तो सीधा बाहर जाओगे, ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू यूज इज कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए तुम क्या यूज करोगे, कौन से एप्लीकेशन का यूज करोगे? तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या यूज करोगे? प्रिंटर यूज करोगे। प्रिंटर सॉफ्टवेयर है। बोलो फिर, बताओ ना, तुम किसका यूज करोगे? तुम्हें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है, किस चीज का यूज करोगे? हाँ, वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा थोड़ी आवाज का। मैं कहती हूँ पता नहीं। हाँ बेटा, प्रिंटर हार्डवेयर है, वो तो सबको पता ही है। सॉफ्टवेयर पूछा मैंने, किस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे? कंप्यूटर में चाहिए, कंप्यूटर में चाहिए। कौन सा? लड़ना नहीं आपस में, कंप्यूटर को पूछा। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होगा? लैपटॉप के अंदर कौन सा? तुम लोग सच्चे बारे लैपटॉप के अंदर मत करो। अरे वर्ड ढूंढ लो, कुछ और ढूंढ लो। मेरे चाहिए क्या? एक वर्ड प्रोसेसर चाहिए होगा, इस तरीके के वर्डिंग का यूज करो। ये नहीं चाहिए पावर पॉइंट में चाहिए, ये चाहिए एक्सेल चाहिए। वो काम तो किसी में भी हो जाएगा, काम तो बस किसमें चाहिए? जो तुम्हारे वर्ड को प्रोसेस करे, उसको बोलते क्या है? उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। ये चीज बोलो ना कि जब तुम्हें किसी प्रिंटिंग के लिए तुम्हें किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वर्ड प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। उसी वर्ड प्रोसेसर की अगर मैं एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन देखूँ तो मुझे क्या मिलती है? माइक्रोसॉफ्ट मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एडवांस्ड और बेसिक सारी चीजें मिल जाएगी। अगर तुम इसके नए वर्जन चाहिए तो और सब्सक्राइब कर लो, उसको वो मिल जाएंगे तुम्हें पेड सब्सक्रिप्शन से। बात समझ में आई? यही सब इसके अंदर काम है। नाउ द एक्चुअल थिंग इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे ये प्रोसेसिंग एक्चुअली होती है। टोटल मिला के कोई स्टूडेंट ऐसे है जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है छोटी क्लास में, तो पढ़ा ही होगा? बोलो जरा। नहीं तो पढ़ के आए थे, ऐसा नहीं है। बोलो जरा, बताओ। ये एक इमेज देख पा रहे हो सभी? अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करूँ ना, तो बेसिकली उसके अंदर आ जाएगा कर्नल एंड शेल। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? कर्नल किसके साथ कनेक्टेड है? हार्डवेयर, शेड्यूलर, मेमोरी के साथ। तीन वर्ड समझ में आए? हार्डवेयर, शेड्यूलर, मेमोरी। तो मेमोरी सब समझते हो? मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो। कौन कौन सी? इनके और क्या क्या शब्द होते हैं? कुछ होता है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होता है, स्टैटिक डायनेमिक होता है। अब तुम लोग का सबसे पहला होमवर्क है, आज का तुम लोग का होमवर्क क्या है? मेमोरी क्या है, क्या चीज है, क्या यूज होती है, क्या वर्जन्स है, मेमोरी के बारे में एक एक तरीके की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। मेमोरी तुम्हारा आज का टॉपिक है मेमोरी। Everything about memory. RAM, ROM, volatile, non-volatile, changeable, dynamic, static, everything that includes, that comes under the categorization of a memory. तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है आपकी बात? और फिर इसको बाद में स्टाइल के साथ कम्बिनेट करेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं, करना ही है, डिलीट करो उसको, चैट जीपीटी यूज करना, ठीक है? एंड सेकंड इज दी, बच्चा बात सुनो, सेकंड क्या है? शेल। वो किसके साथ कनेक्टेड है? CLI सीक्वेंसिंग के साथ। अभी हमें पता नहीं है कि CLI सीक्वेंसिंग क्या होता है। हम इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे। हम पहले सीक्वेंसिंग समझते हैं, उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन। लास्टली क्या समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन किसके साथ कनेक्टेड है? यूजर ऐप के साथ। अब एक चीज और, ये कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन,
ये तीनों एक ले में है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स में, जिससे हमारा काम पे हम कौन से एंड पे होते हैं, हम होते हैं एप्लीकेशन एंड पे। उसके बीच में क्या होती है, शेड्यूलिंग होती है। उसके लास्ट में, उसके दूसरे एंड पे हमें क्या मिलता है, हार्डवेयर मिलता है। सो बेसिकली हमें ये चाहिए होता है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ताकि हम हार्डवेयर के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। एंड द मोमेंट हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बीच में एक शेड्यूलर होता है जो सारे काम को, टास्क को, ट्रांजैक्शन को, प्रोसेसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। इतना सबको पता ही है कि कंप्यूटर में जो टाइम होता है वो कौन से मैग्नीट्यूड में बीतता है, बताओ जरा। कंप्यूटर में जो टाइम होता है कौन से मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट होता है, बोलो। तुम्हारी जिंदगी में कौन से मैग्नीट्यूड चलते टाइम के, मिनट, सेकंड, आवर्स चलते हैं, डेकेड चलते हैं, सेंचुरी चलती है। कंप्यूटर में कौन से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होते हैं, आवाज तो आई, मिली सेकंड। एग्जैक्टली यही चीज तो चलती है। दैट अब एक और टास्क रखो, देखो डिफरेंस बिटवीन मिलीसेकेंड्स, नैनोसेकेंड्स और पिकोसेकेंड्स। डिफरेंस बिटवीन मिलीसेकेंड्स, नैनोसेकेंड्स एंड पिकोसेकेंड्स। जब तुम कंप्यूटर से बात कर रहे हो तुम्हारे पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पिकोसेकेंड्स, मिलीसेकेंड्स, नैनोसेकेंड्स, बस तीन थे। देन अब चलो जरा इसको ध्यान से समझो। क्या लिख दिया, यूजर एप्लीकेशन, सीक्वेंसिंग एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट। अब बात ध्यान से सुनना, जब तुम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये समझ में आ रहा है कि वो इंटरफेस होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है, उसने करना क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करना है। इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करेगा, मैनेज करेगा। बात समझ में आए, सोर्स शेड्यूलिंग, मैनेजिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। लेकिन ये काम करेगा कैसे, कोई इसकी स्पेसिफिक एक टेक्निक होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कोई एक तो होगी, वैसे बहुत सारी होती है। शेड्यूलिंग बहुत ही तरीके की होती है। बात समझ में आई, जब तुम उसको और बड़ी क्लास में बुक्स के अंदर पढ़ोगे ना, तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग होती है ये बहुत ही तरीके की होती है। ADLM टेक्निक होती है, राइट टाइम टेक्निक होती है, इसके अलावा बैच प्रोसेसिंग की अंदर की टेक्निक होती है, टाइम स्टैम्प रिलीज की टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है। अगर इसको स्टार्टिंग में पढ़े, आज के टाइम पे जो तुम लोग यूज करते हो वो कौन सी टेक्निक होती है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग तो होती है ना। द वर्ड, द टर्म मल्टीटास्किंग तुम लोग इससे क्या समझते हो, बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या वो वाकई में हो रहे हैं, एग्जैक्टली। फास्ट वो इतना ज्यादा है, तभी तो कहते हैं प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, सीपीयू फास्ट होना चाहिए। जो स्लो सीपीयू होगा उससे हमारा काम नहीं चलेगा, वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो टाइम बहुत लेगा। बात समझ में आई, लेकिन ये काम हो कैसे रहा है, मतलब समझ में आ गया कि हार्डवेयर भी कनेक्टेड है, मतलब जब भी हम कुछ टास्क फॉर्म कर रहे होंगे हार्डवेयर चल रहा होगा, शेड्यूलिंग भी हो रही होगी और एप्लीकेशन भी रन हो रही होगी, तीनों चीजें रन हो रही होगी। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्पॉटिफाई तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। म्यूजिक साथ साथ में सुनते हो, कोई काम कर रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो तो साथ साथ में म्यूजिक सुनी जा रहे हो, हो सकता है ये सर मालूम मैंने अपने एक असाइनमेंट डालनी है, मैं अपना कुछ काम परफॉर्म कर रही हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ द मोमेंट आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, मैं हार्डवेयर मेरा चल रहा है साथ में, हार्डवेयर तो चलेगा ही चलेगा, तुम कंप्यूटर पर टाइप भी करोगे तब भी हार्डवेयर तो चलेगा ही ना। एप्लीकेशन कहाँ पे रन होती है, एप्लीकेशन कहाँ पे रन होती है, बोलो। तुम जो भी टास्क कर रहे होते हो, कोई भी काम करो, वो कहाँ पे रन हो रहा होता है, रैम में हो रहा है। रैम की प्रॉब्लम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी कौन सी होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, इसके अलावा
कहते हैं तो ये रोल नहीं करने हैं तो उसमें कुछ टास्क नहीं कर सकते, रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा काम करना है क्यों, ऐसे काम भी रखनी क्यों, जो कुछ राइट ना कर सके, स्टोर कर दिया। इसके अलावा चलो जो पढ़ गया होगा उसका रीजन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि तुम जितने प्रोसेस चला रहे हो तो कहाँ पे चलेंगे, रैम के अंदर चलेंगे, क्योंकि स्टोरेज में ये शब्द है ना कि रैम में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रैम में 3 GB होना चाहिए, 8 की होनी चाहिए, स्टोरेज 128 की होनी चाहिए, तो मैं कैसा फ़ोन लेंगे और मैं नहीं लेंगे। यदि 1.16 की रैम हो जाए और 256 स्टोरेज हो जाए तो बहुत ही बहुत अच्छा। बात समझ में आई? अगर इस प्रोसेसेस को हम अपने रियल वर्ल्ड में लेके चले तो हमारा टास्क कैसे होगा। मैंने कहा सिचुएशन रख लो कि मैं अपना लैपटॉप पे एक असाइनमेंट बना रही हूँ, एक PDF में बना रही हूँ, साथ में मैं म्यूजिक भी सुन रही हूँ, और जब मैं PDF बना रही थी ना तो मैंने प्रिंटिंग की भी कमांड दी थी। तो टोटल मिला के कितने स्टेप हो गए, 3 प्रोसेस हो गए जो चल रहे हैं। अब वो 3 इकट्ठे नहीं चल रहे, वो 3 में से क्या हो रहा है, हाँ एक एक करके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम रैम में एक एप्लीकेशन आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होता है, वो अंदर आती है बाहर जाती है, अंदर आती है और बाहर जाती है। बात समझ में आई, सबको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई? तो मोमेंट आपने रैम के अंदर एक ऐप रखा हुआ है जिसको हम लोग मैं अपने फ़ोन में बताती हूँ। फ़ोन में भी जब हम लोग कोई रैम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये है तो मैंने व्हाट्सएप निकाला, अपनी कॉल्स निकाली, मैंने मैसेज निकाला, इसको बंद कर दिया। तो वो ऐप्स मेरे रैम के अंदर थे तो 2 रहेंगे नहीं, एक ही रहेगा। और जब मैंने अपना रीसेंट्स निकाला तो उसके अंदर मुझे 2 ऐप मिले, रीसेंट था ना, इसके अंदर 2 ऐप मिले। इस सिचुएशन में क्या बोलूँगी कि रैम के अंदर अभी भी 2 ऐप पड़े हुए हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं? ये 2 ऐप इस टाइम पे, हाँ टेक्निकली क्या चलेगा, अभी भी दोनों इसके अंदर है, रैम के अंदर तो है। मैं जिसको मर्जी ओपन करके यहाँ पे मैं बड़े आराम से चला सकती हूँ। ऐसा क्यों, इसको क्या बोलेंगे, हमें लग तो रहा है रिसेंट ऐप में अभी मेरे पास 2 एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बाकी सब क्या है, मान लो स्लीप पे है, इसको मैंने ऊपर ही नहीं करा। तो जो अभी मेरे रिसेंट में है मतलब वो मेरे रैम के अंदर पड़े हुए हैं, बट वो रैम में है नहीं, हमें पता वो रैम में है नहीं, कि वो 2 एप्लीकेशन चलेगी, फिर वो काम दे रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है बफर का, बफर सुना होगा थोड़ा, रेलवे वाला बफर नहीं, टेक्निकल बफर। बफर में क्या होता है, मतलब क्या होता है, मान लो ये जो तीनों स्टेप चल रहे होंगे, जैसे सपोज, समझो बड़े ध्यान से कंसेप्ट को। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक प्रोसेस होगा, मेरे पास कोई दूसरा प्रोसेस होगा, मेरे पास कोई तीसरा प्रोसेस होगा। क्या हो गया, बड़ी हंसी निकल रही है। तो मैंने कहा ये जो तीनों प्रोसेस होंगे, मान लो इसको मिल गए 4 मिली सेकेंड, इसको भी मिल गए 4 मिली सेकेंड और इसको मिल गए 4 मिली सेकेंड, तो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब एट द मोमेंट ये तीनों में से कोई एक ही क्या होगा, रैम के अंदर होगा, और जब रैम के अंदर होगा उसके बाद इसको क्या मिलेगा, CPU का टाइम मिलेगा। एंड ये जो सारा इंटरफेस है यहाँ से यहाँ तक, जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एट दिस मोमेंट आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को लगाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एल्गोरिथम डिजाइन होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम लगाएगा कि किसको टाइम देना है। इसको 4 मिली सेकेंड दे दिए, अच्छा इसका टाइम पूरा हुआ, चलो इसको बाहर निकालो मेमोरी में से, अब इसको टाइम दे दो, इसका टाइम पूरा हुआ, अब इसको टाइम दे दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी पेजिंग होती है, सेगमेंटेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो मैं फिलहाल भी डिस्कस नहीं करूँगी, वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है, वो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर पढ़ोगे। तो मैंने कहा जब यहाँ भी ये प्रोसेसिंग हो रही है तो इसका जो काम था, मान लो ये प्रिंटिंग वाला था, जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने दिया वो पेज प्रिंटिंग करने के लिए दिया, मैंने कहा मेरे को 12 लाइनें प्रिंट करनी है, लेकिन सिर्फ 2 लाइनें प्रिंट हो पाई जब 4 मिली सेकेंड इसके खत्म हो गए, तो बाकी की तो अभी पड़ी हुई हैं, 10 लाइनें पड़ी हुई हैं। तो जो 2 लाइनें वो प्रिंट होगी थी ना, कहीं वो गुम ना जाए, आधी हो चुकी थी ना प्रोसेसिंग,
तो मेरे को प्रोसेसिंग दोबारा से स्टार्ट ना करनी पड़ेगी, तो वो इतना सा काम बफर में स्टोर होगा। म्यूजिक भी चल रहा है साथ में। अब म्यूजिक हमें महसूस नहीं होता कि म्यूजिक रुका है, कभी होता है म्यूजिक अब जितना मर्जी काम करी चलो, सबसे बेस्ट क्या है वो जब म्यूजिक चलने वाली वो जो चीज़ है ना, वी नेवर रियलाइज कि वो म्यूजिक कभी रुका, क्योंकि वो कभी रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? जब म्यूजिक की मालूम म्यूजिक की भी तो लाइनें होती है, कोरस होता है, उसमें कितनी चीजें तो होती है, एंड दैट हमें दैट म्यूजिक जो वो चल रहा था, मानो उसकी पहले 4 लाइनें एग्जीक्यूट होगी, जो आगे की 4 लाइनें आएंगी वो तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जो पिछला म्यूजिक था ना वो सारे बफर में स्टोर हो गए। एंड यू पीपल आर नॉट लिसनिंग, यू पीपल लिसनिंग द बफर स्टोर, तुम लोग एक्चुअल म्यूजिक नहीं सुनते। बात समझ में आई? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसर होते हैं कि वो एक एक टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब चल गया ना वो एक बफर में स्टोर होता है। उस बफर के अंदर तुम अपना काम यहाँ तक जितना तुमने करा ना वो सेव हो चुका, और उसके बाद जब सारे प्रोसेस चल जाते हैं फिर उसको टाइम, बात समझ में आई? ये होता है टाइम स्टार्ट। एक चीज और होती है कि इसके अंदर होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये पहले पहले होता था कि जो प्रोसेस पहले आ गया ना, म्यूजिक वाला आ गया ना, वो पहले चलेगा, चाहे उसको 4 घंटे क्यों ना लग जाए, तो चलेगा पहले, चाहे 2 मिनट वाला बाद में ना। बस समझ में आई? और कुछ और भी होते हैं, नाम दे सकते हो उसके लिए? हाँ, राउंड रॉबिन, लीफो, लीफो की तुम लोग क्या होती है? राइट। इसके अलावा एक चीज याद रखना, जो तुमने बोला ना लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक देखना है पॉइंट। जब स्टैक में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे ना तो ये सिर्फ उसी के अंदर आएगा, इसके अलावा और कहीं पे नहीं आ सकता। क्लियर विद एवरीवन? इसके अलावा शॉर्टेस्ट जॉब अप्रोच कम, जिसका सबसे कम टाइम है, जिसकी जॉब बहुत कम है। अच्छा ठीक है, एक म्यूजिक होगा जो 10 मिनट का होगा, उसको क्या टाइम मिलेगा कि या फिर एक प्रिंटिंग पेज जो कि सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाएंगे, प्रिंटिंग वाले को पहले मिलेगा। ये किसका काम है ये चीज करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये आइडेंटिफाई करना कि शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है। जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी जिसका काम बहुत कम होगा उसको पहले सर्व कर लो, बाकी को रहने तो लाइन में लगे। ये सारी क्या होती है, क्यों लगी होती है, जिसको आप डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। सुना हुआ थोड़ा बहुत लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? ये वही चीज होती है, एक रियर एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। गेट माय पॉइंट? जो रियर में से हटके वो बाद में फ्रंट में चल जाएगी, अब जो फ्रंट में है ना वो बाद में रियर में चल जाएगा। क्लियर विद एवरीवन? यही सारी प्रोसेस है। मतलब समझ जाओ कि तुम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो जब तुम्हारा कंप्यूटर डिजाइन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस कितनी जरूरी चीज है ये सारी चीजें। क्लियर विद एवरीवन? सबके पास समझ में टाइम कितना हो गया? 5 मिनट रह गया। सो एक काम करो, आज 5 मिनट पहले क्लास नहीं करना, जैसे पढ़ लो दिमाग में इतना टाइम, ठीक है? अब तुमने उसका क्या नाम दिया हुआ है सारे सारे कंप्लीट करके आओ, तो उसका जो नाम की बात बताया हुआ है वो सारा कंप्लीट करके आना, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ के आना। जब हम हार्डवेयर के अंदर आ गए तो इसके अंदर हार्डवेयर का और पार्ट भी कवर कर देंगे, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अच्छा, दैट्स गुड। गिव मी रीड नाउ।